बहुत ही घटना। उस रात में काफी थका हुआ था। हाईवे की सुनसान सड़क पर अकेले ट्रक चलाते हुए मुझे कई घंटे हो चुके थे। दिसंबर का महीना था, जिसकी ठंडी हवाएं ट्रक के कांच को पार करते हुए मेरे चेहरे को छू रही थी। उस समय घड़ी में लगभग रात के करीब 11:30 बज रहे थे। सड़क पर ना कोई गाड़ी दिख रही थी, ना कोई इंसान। दूर दूर तक केवल घुप अंधेरा और कभी कभार सड़क किनारे लगे हुए झाड़ियां नजर आ रहे थे। चारों ओर बस इंजन की गड़गड़ाहट और टायरों की आवाज थी। उस समय मुझे नींद आ रहा था, पर नींद से बचने के लिए मैं खुद से ही बातें कर रहा था। ऐसे ही कुछ देर और चला तो मेरी नज़र एक लाल पीले से रोशनी पर पड़ी। पहले मुझे लगा कि शायद वहाँ कोई गाड़ी खड़ी होगी, लेकिन जब पास पहुँचा तो एहसास हुआ कि वो जलती हुई चीज़ की रोशनी है। यानी कि मेरे सामने सड़क किनारे कुछ झाड़ियाँ जल रही थी। पर सड़क किनारे इतनी ठंड में झाड़ियों को जलते देखना ये बहुत ही अजीब था। लेकिन मैंने सोचा शायद किसी ने ठंड से बचने के लिए वहाँ आग जलाई होगी। लेकिन वहाँ आसपास देखा तो मुझे कोई इंसान ही नहीं दिख रहा था। पर यह सोचकर कि अंधेरे में मुझे वो दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसलिए मैं उत्सुकता के साथ ट्रक से नीचे उतर गया। इंजन की आवाज़ बंद होते ही सन्नाटा और भी गहरा हो गया था, और उसके साथ बाहर इतनी ठंड थी कि उसके वजह से एक अजीब सी सिहरन मेरे शरीर में दौड़ पड़ी। उससे बचने के लिए मैंने अपने जैकेट की चेन ऊपर खींची और झाड़ियों की ओर बढ़ने लगा। जैसे जैसे मैं आग के करीब पहुंचा, मुझे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। जलती हुई झाड़ियों से ना तो लकड़ी के जलने की महक आ रही थी और ना ही कुछ चटकने की आवाज़। बस एक हल्की सी सड़ी हुई बदबू हवा में घुल रही थी, पर वहाँ कोई नहीं था। मैंने अपनी टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा। वहाँ ना तो कोई इंसान था और ना ही कोई लकड़ी, बस वो झाड़ियाँ ही जल रही थी, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें जला रही हो। उसी बीच अचानक हवा का एक झोंका आया और आग की लपटें और जोरों से भड़क उठी। उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा लगा मानो लपटों के बीच कुछ आकृतियां सी बन रही थी। मैंने अपने कदमों को पीछे खींचा और तुरंत ट्रक की ओर भागा। लेकिन जैसे ही मैंने ट्रक का दरवाज़ा खोला, मुझे लगा कि किसी ने मेरे पीछे से ही मेरा नाम पुकारा है। वो बहुत ही धीमी और फुसफुसाती हुई आवाज़ थी। पर जब मैंने झटके से पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ वो आवाज़ निकालने वाला कोई नहीं था। वहाँ सिर्फ सन्नाटा था और दूर जलती हुई झाड़ियाँ जो कि अब बुझने लगी थी। लेकिन इस बार वो बदबू पहले से भी ज़्यादा तेज थी। उसके वजह से मुझे हल्का सिर में दर्द होने लगा। ऐसा लग रहा था कि मैं यहाँ एक सेकंड भी और नहीं रुक पाऊंगा। इसलिए मैं वापस अपने ट्रक में जाकर बैठ गया और इंजन स्टार्ट करके आगे बढ़ने लगा। पर दिल में एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। न जाने क्यों मैं बार बार अपने रियरव्यू मिरर में देख रहा था, जबकि पीछे सिर्फ अंधेरा ही नजर आ रहा था। करीब 20 मिनट तक गाड़ी चलाने के बाद मैंने महसूस किया कि मैं जिस रास्ते से जा रहा हूँ वो थोड़ा बदला हुआ है। हालांकि ये रास्ता वही सड़क था जिस पर मैं अक्सर जाया करता था, लेकिन आज यहाँ पर मुझे कुछ अजीब लग रहा था। सड़क के किनारे वाले पेड़ बेहद घने लग रहे थे और उनकी टहनियाँ वो सड़क तक झुकी हुई थी, मानो वो किसी का रास्ता रोकना चाहती हो। तभी मैंने सड़क के किनारे उन्हीं जलती हुई झाड़ियों को दोबारा देखा, जो कि बिल्कुल ठीक वैसे ही थी जैसे मैं कुछ देर पहले देखकर गया था। लेकिन आखिर ये कैसे हो सकता है? मैं इस पर यकीन नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मैं तो कुछ देर पहले वहां से आगे बढ़ चुका था। यानी कि वो जगह और वो जलती झाड़ियाँ एकदम वैसी ही थी जहां से मैं कुछ देर पहले गुजरा था, जिसे देखकर मेरा गला सूखने लगा। मैंने धीरे धीरे ट्रक की रफ्तार कम करते हुए खुद के तसल्ली के लिए उस जगह को गौर से देखा। पर उसके करीब पहुंचने के बाद मैंने इस बार पहले की तरह उतरने की गलती नहीं की।
इसलिए मैं घबराहट के मारे वहां से जाना ही वाला था कि तभी मुझे किसी के चलने की आवाज़ आने लगी। इस पर यह आवाज़ बिल्कुल साफ थी, जैसे कोई नंगे पांव गीली मिट्टी पर चल रहा हो। थप थप जैसी आवाज़, जो कि बहुत ही अजीब था, क्योंकि इंजन की आवाज़ के बीच में उस आवाज़ का सुनाई देना ये कोई आम बात नहीं थी। इसलिए इस बात का एहसास होने के बाद मेरी सांसें और भी तेज हो गई। मैंने खिड़कियां बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन मेरी उंगलियां बुरी तरह से कांप रही थी। तभी अचानक खिड़की के शीशे पर मुझे एक साया दिखाई दिया, जबकि बाहर कोई नहीं था। इसलिए मैंने झटके से खिड़की को बंद की और ट्रक को तेजी से आगे बढ़ाया। पर मेरी दिल की धड़कनें अब काबू में नहीं थी। मैं समझ चुका था कि इस रास्ते पे कुछ तो गलत है, इसीलिए मैं बिना रुके आगे बढ़ता रहा। पर करीब आधे घंटे के बाद सड़क पर कुछ दूरी पर मुझे एक आदमी दिखाई दिया। वो सड़क के किनारे खड़ा होकर मुझे हाथ दिखा रहा था, क्योंकि उसे लिफ्ट चाहिए था। इसलिए मैंने धीरे से ट्रक की रफ्तार कम की। उस आदमी का पीठ मेरी ओर था। उसने सफ़ेद कुर्ता और धोती पहन रखी थी। पर आखिर इतनी रात गई वो आदमी यहाँ क्या कर रहा है? मैं ये सोचने लगा, क्या लिफ्ट देनी चाहिए? मैं अब भी इसी सोच में था कि तभी वो आदमी धीरे से मेरी तरफ मुड़ा, और जैसे ही मैंने उसका चेहरा देखा मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसकी आंखें बिल्कुल खाली थी, सफ़ेद और बेजान। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन वो मुस्कान बहुत ही डरावनी थी। उसे देखते ही मैंने झट से गियर बदला और ट्रक को आगे बढ़ा दिया। पर जब मैं आगे बढ़ा तो मुझे अचानक महसूस हुआ कि ट्रक के पीछे कोई बैठा है। इसलिए मैंने घबराते हुए रियरव्यू मिरर में देखा और देखा कि ट्रक की हल्की रोशनी में मेरे पीछे एक आदमी बैठा है। उसका चेहरा झुका हुआ था, लेकिन उसकी सफ़ेद बिना पुतलियों वाली आंखें जैसे मुझे ही घूर रही थी। उस दौरान मेरे कानों में हल्की हल्की फुसफुसाहट गूंजने लगी। आवाज़ बेहद धीमी थी, हालांकि सब शब्द समझ में नहीं आ रहे थे, लेकिन वो आवाज़ मेरे अंदर घबराहट पैदा कर रही थी। इसलिए उसी घबराहट में मैंने अपनी नज़रें शीशे से हटाई और ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी। इंजन की गरजती आवाज़ के बीच मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये सब सिर्फ मेरा वहम है, लेकिन मेरे कांपते हाथ और तेजी से चलती सांसें मेरी हालत बयां कर रही थी। फिर अचानक मुझे ट्रक के ऊपर से किसी के चलने की आवाज़ आई। ये आवाज़ इतनी साफ थी जैसे कोई भारी कदमों से छत पर चल रहा हो। मैं समझ गया कि वो आदमी अब ऊपर आ चुका है, क्योंकि अब वो मेरे पीछे नहीं बैठा था। मेरे सामने सड़क अब धुंध से घिरने लगी थी। चारों ओर घना अंधेरा हो रहा था। मैंने ट्रक की हेडलाइट्स पूरी ताकत से जला दी, लेकिन फिर भी सामने सिर्फ धुंध और अजीब परछाइयां ही नजर आ रही थी। जिसके करीब 10 मिनट के बाद मैंने फिर से सड़क के किनारे उन्हें जलती हुई झाड़ियों को देखा। इस बार मेरी चीख निकल पड़ी, क्योंकि मैं दोबारा उसी रास्ते पर वापस लौट आया था, जहां अब भी कुछ नहीं बदला था। वही जलती हुई झाड़ियां, वही अंधेरा और वही सड़ी गली बदबू। तभी अचानक मेरी नज़र झाड़ियों के पीछे गई। वहां कोई खड़ा था, एक परछाई जैसा कोई, पर यह परछाई इंसानी नहीं थी। उसका सिर थोड़ा टेढ़ा था, हाथ जमीन तक लंबे और शरीर बेहद पतला। वो परछाई देखते ही देखते मेरी तरफ बढ़ने लगी, पर उस समय मुझ में इतना हिम्मत नहीं बचा था कि मैं वहां और रुक सकूं। इसलिए मैंने ट्रक स्टार्ट किया और एक झटके से गाड़ी दौड़ा दी। मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं वापस इसी जगह लौटूंगा या अपने मंजिल तक पहुंच पाऊंगा। मैं बस वहां से भागने की जल्दी में था। गाड़ी की रफ्तार इतनी तेज थी कि इंजन भी बहुत तेज आवाज करने लगा था। उसी दौरान जब मैंने रियरव्यू मिरर में देखा तो वो परछाई अचानक गायब हो चुकी थी। कैसे और क्यों ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। मैं सोचने लगा
कि आखिर ये कौन सा रास्ता है और ये घटनाएं आखिर मेरे साथ क्यों हो रही है। उस रात मैंने ट्रक को रोके बिना कई मील ऐसे ही पार कर लिए। जब तक मैं गांव के करीब पहुंचा, सूरज निकलने लगा था। उसकी हल्की रोशनी में वो रास्ता अब वैसा नहीं था जैसा रात को मुझे दिख रहा था। यानी कि मैं आखिरकार उस रास्ते के छलावे से बाहर आ गया था। कैसे ये नहीं पता, पर मैंने कई बार उस परछाई के बारे में सोचा। शायद वो कोई आत्मा थी जो उस वीरान रास्ते में कैद थी, जो आज भी मुझे ये याद दिलाती है कि कुछ रहस्य इंसानी समझ से परे है। हम चाहे कितना भी उसे समझने की कोशिश कर लें, पर हम उसे नहीं समझ पाएंगे। तो दोस्तों, आज के इस पहले घटना के बाद बिना किसी देरी के हम दूसरे घटना की ओर बढ़ते हैं। रहने के लिए एक पुराना रेलवे क्वार्टर जो सुनसान और वीरान पड़ा था। शुरू के कुछ दिन तक तो सब ठीक थे, लेकिन फिर एक एक कर अजीब चीजें होने लगी। कभी रात में अजीब आवाजें, तो कभी ऐसा लगता जैसे कमरे में कोई और भी मौजूद है, कुछ ऐसा जो इंसानी नहीं था। दोस्तों, आज के भौतिक घटना के एपिसोड में हम तमिलनाडु के एक छोटे से कस्बे में स्थित एक रेलवे क्वार्टर की घटना सुनेंगे, जहां से कई लोग भाग चुके थे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस डरावने घटना को विजय जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं, जिनके साथ ये घटना वास्तव में घटा था। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़े, आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि हम ऐसे वीडियोस हर शाम 6 बजे आपके लिए लाते रहते हैं। साल 2008 की बात है। मुझे तमिलनाडु के एक छोटे से कस्बे में रेलवे के किसी काम से जाना पड़ा था। काम 5-6 दिनों का था, इसलिए क्वार्टर नंबर 13 में मुझे 5-6 दिनों के लिए रुकना पड़ा। यह कस्बा शहर से काफ़ी दूर एक सुनसान इलाके में था। जिस रेलवे कॉलोनी में मेरे ठहरने का इंतज़ाम हुआ था, वो अंग्रेज़ों के ज़माने में बनी हुई थी। कॉलोनी में पहुंचते ही उस जगह का माहौल कुछ अलग सा महसूस हुआ। सड़कों पर घना सन्नाटा था। आसपास की इमारतें पुरानी और जर्जरी हो चुकी थी। वहाँ के कई क्वार्टर्स खाली पड़े थे, जिनके आसपास घनी झाड़ियाँ और टूटे फूटे दरवाजे उनकी उम्र और हालात को और भी डरावना बना रहे थे। जैसे ही मैंने अपने क्वार्टर का दरवाज़ा खोला, अंदर का माहौल और भी अजीब था। कमरे में एक अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी। ऐसा लगा जैसे वहाँ की हवा भारी और एक ही जगह पर ठहरी हुई है। फर्श पर मोटी धूल की परत जमी थी और दीवारों पर सीलन के काले निशान थे और पूरा कमरा मकड़ियों के जालों से भरा हुआ था। मैंने खिड़कियां खोलने की कोशिश की, लेकिन उनमें से कुछ अटकी हुई थी। जो खिड़की खुली, उससे एक ठंडी और अजीब सी हवा अंदर आई, जिसमें किसी पुराने लकड़ी के जलने जैसी गंध थी। सामान रखते हुए मैंने पूरे क्वार्टर में एक अजीब सा सन्नाटा महसूस किया। कोई सामान्य हलचल जैसे पक्षियों की आवाज़ें या लोगों की आवाजाही सुनाई नहीं दे रही थी। ये सब मुझे थोड़ा असहज लग रहा था, लेकिन मैंने इसे दिन भर का थकान और नए माहौल का असर मानकर अनदेखा करने की कोशिश की। उसके अगले ही दिन से मेरा काम शुरू होने वाला था, इसलिए मैं जल्दी सोने चला गया। लेकिन उस रात का अनुभव कुछ ऐसा था जिसने आने वाले दिनों के लिए मेरे भीतर बेचैनी का बीज बो दिया था। उस रात मैंने किसी तरह से सोने की कोशिश की, लेकिन रात के करीब 2 बजे मुझे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, जो कि दीवार के उस तरफ से आ रही थी, बिल्कुल नाखून के खुरदने की आवाज़। हालांकि वो आवाज़ इतनी हल्की थी कि अगर उसमें ध्यान ना दिया जाए तो शायद वो सुनाई भी नहीं देता।
इसीलिए मैं उसे अनदेखा करके वापस सोने चला गया। पर उसकी अगली सुबह मुझे बहुत ही सामान्य लग रही थी, इतना कि पिछले रात के उन आवाज़ों को मैंने सिर्फ एक वहम मान लिया था। लेकिन दूसरी रात फिर से वही बेचैनी लौट आई। इस बार कमरे के अंदर हल्की हल्की सरसराहटें भी सुनाई देने लगी। मैंने सोचा शायद ये कोई चूहा होगा, लेकिन जैसे मैं बिस्तर से उठा अचानक से वो सरसराहट बंद हो गई। हालांकि इतने समय तक तो मैं ये सब इग्नोर कर रहा था, पर तीसरी रात ने ये सब बदल दिया। उस रात जब मैं गहरी नींद में था तो अचानक मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे कान के पास फुसफुसा रहा है, पर वो आवाज़ इतनी धीमी और अस्पष्ट थी कि शब्द समझ में नहीं आ रहे थे। लेकिन इतना ज़रूर था कि वो किसी इंसान की आवाज़ नहीं थी। मैं घबराकर उठ खड़ा हुआ, पसीने से लथपथ। मैंने पूरे कमरे में नज़र दौड़ाई, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उस रात के बाद मुझे एहसास हो गया था कि वहाँ कुछ तो गड़बड़ है। इसलिए अगली सुबह मैंने बाहर के गार्ड से बात की, जिसके बारे में मैंने ये सुना था कि वो कई सालों से वहाँ काम करता है। हालांकि उसके बावजूद भी मुझे उस गार्ड से ज़्यादा कुछ पता नहीं चला, लेकिन उसने बताया कि कई साल पहले मेरे क्वार्टर में, यानी क्वार्टर नंबर 13 में कनन नाम का एक रेलवे कर्मचारी रहा करता था। कनन के बारे में कहा जाता था कि कनन के मस्तिष्क की हालत उतनी ठीक नहीं थी और वो उसके बावजूद भी वहाँ अकेले रहता था। उसी बीच एक रात उसने कॉलोनी के लोगों को जोर जोर से चिल्लाकर मदद के लिए पुकारा, पर जब लोग वहां पहुंचे तो दरवाजा अंदर से बंद था। जब दरवाजा तोड़ा गया तो कनन को फर्श पर मृत पाया गया। उसके चेहरे पर डर और घबराहट साफ झलक रही थी, जैसे उसने कुछ बहुत ही भयानक देखा हो। पर क्या, ये किसी को नहीं पता था। गार्ड की ये सब बातें सुनकर मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई थी। मुझे एहसास हुआ कि जो कुछ मेरे साथ हो रहा है वो सिर्फ कोई कहानियां नहीं है। पर उसी रात जो हुआ उसने मेरे होश उड़ा दिए। उस रात फिर से वही 2 बजे करीब अचानक मुझे ऐसे लगा जैसे कोई मेरे कमरे में चल रहा है। हालांकि मैंने चारों ओर ध्यान से देखा, पर वहां मेरे सिवाय कोई नहीं था। तभी मेरी नज़र अलमारी के शीशे पर पड़ी, जहां मुझे एक परछाई दिखाई दी। मैं तुरंत घबराकर पीछे पलटा, लेकिन पीछे भी कुछ नहीं था। आखिरी रात को मैंने तय कर लिया था कि सुबह होते ये जगह मैं छोड़ दूंगा। लेकिन उस रात ने जैसे मेरी हिम्मत की परीक्षा लेनी नहीं छोड़ी, क्योंकि आधी रात को ठीक दोबारा 2 बजे उस क्वार्टर का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा और दीवारों से इस तरह से टकराने लगा जैसे कोई जानबूझकर उसे वहां पीट रहा हो। और साथ में दीवार को खरोचने की आवाजें वो बार बार मेरे कानों में चुभ रही थी। उस समय मानो वहां पर ठहरने का मेरा मन तो नहीं था, पर मैं वहां से जा भी नहीं सकता था। पर धीरे धीरे माहौल को और भी डरावना बनता देखकर वहां पर रहने का मेरा और हिम्मत नहीं हुआ। इसलिए मैंने उसी रात उस क्वार्टर को छोड़ दिया और फिर वो रात मैंने स्टेशन पर गुजारी। आज भी जब कभी मैं उस क्वार्टर के बारे में सुनता हूँ तो लोग क्वार्टर नंबर 13 के बारे में अक्सर ऐसे ही बातें करते हैं, जैसे वहाँ पर वो लोग अकेले होने के बावजूद भी अकेले नहीं रहते थे, यानी कि वहाँ उनके साथ कोई और भी रहता था। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं आज के तीसरे घटना की ओर। उम्मीद करता हूं कि आपको ये भी पसंद आएगा। ये घटना जनवरी 2013 की है। मैं कानपुर से वाराणसी की ओर जा रहा था। उस समय मेरी उम्र करीब 20 साल की रही होगी और मैं बीटेक के दूसरे साल में पढ़ाई कर रहा था। और उसके साथ में मैं अपने चाचा के कामों में हाथ बटा रहा था। मेरे चाचा एक पंडित थे जो प्राचीन पूजा पाठ और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में माहिर थे, और मैं इन्हीं कामों में उनकी मदद करता था। उस दिन भी मुझे इसी काम के सिलसिले में
कुछ चीज़ों को लेकर वाराणसी जाना पड़ा था। मेरे चाचा वहीं पर थे, बस कुछ चीज़ों का ज़रूरत पड़ने की वजह से उन्होंने मुझे अचानक से बुलाया था। ठंड का मौसम होने की वजह से घना कोहरा और सर्द हवा जगह जगह पर छाई हुई थी। उसी बीच में रात के करीब 10 बजे उस सामान को लेकर कानपुर स्टेशन पहुंचा। रात ज़्यादा होने की वजह से स्टेशन का माहौल उस समय अलग ही तरह का लग रहा था। कहीं चाय वाले की आवाज़ आ रही थी तो कहीं दूर दूर तक सन्नाटा पसरा हुआ था। हालांकि ये सब तो आम बात थी, लेकिन असली घटना तो ट्रेन के आने के बाद से शुरू हुई। जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आई तो वो किसी पुरानी ट्रेन की तरह लग रही थी। खिड़कियों पर जंग लगे हुए थे और अंदर से उसकी दीवारें ऐसी थी जैसे उस बोगी में सालों से कोई ना बैठा हो। और उसी में वहां पर लगी पीली लाइट की रोशनी माहौल को और भी अजीब बना रही थी। पर जल्दी में होने के कारण मैंने इसे नज़रअंदाज कर दिया और फिर अपना सीट लेकर खिड़की के पास जाकर बैठ गया। उस डिब्बे में मेरे अलावा भी गिनती के कुछ यात्री बैठे हुए थे, लेकिन वो सभी दिन भर के काम काज से थके हारे घर लौट रहे थे। मैंने अपने सीट पर बैठते ही खिड़की के बाहर देखा, जहाँ कोहरा इतना घना था कि दूर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसी दौरान ट्रेन भी धीरे धीरे चल पड़ी और पटरियों की आवाज ने सन्नाटे को तोड़ दिया। बाहर से आती हवा इतनी ठंडी थी कि मैं अपने जैकेट को कसकर लपेट के बैठा हुआ था। पर कुछ देर ऐसे ही बैठे रहने के बाद धीरे धीरे मुझे भी नींद ने घेर लिया। लेकिन उसके थोड़ी देर बाद ही, यही रात के करीब 1 बजे, मेरी नींद अचानक से टूट गई। मैंने महसूस किया कि डिब्बे में अब कोई हरकत नहीं हो रही है। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा जिसमें हर छोटी आवाज भी कानों में गूंज रही थी। मैंने चारों ओर देखा तो पाया कि डिब्बे पर ज्यादातर यात्री अब अपनी जगह पर नहीं थे, उनकी सीटें खाली थी। जबकि मुझे याद था कि मैंने उन्हें वहां सोते हुए देखा है, लेकिन अब वो लोग वहां नहीं थे, जो कि बहुत ही अजीब था, क्योंकि बीच में ऐसा कोई स्टेशन नहीं था जहां वो लोग उतर सके। उसी दौरान मेरी नज़र अपने सामने वाली सीट पर गई। वहां एक बूढ़ी औरत सफ़ेद साड़ी पहने बैठी हुई थी। उसकी उम्र तकरीबन 70 से 80 साल के बीच लग रही थी और वो मुझे ऐसे नज़रों से देख रही थी जैसे वो मुझे नहीं बल्कि मुझसे पीछे किसी चीज़ को देख रही हो। उसका चेहरा बिल्कुल भावहीन था, जो मुझे धीरे धीरे बेचैन कर रही थी। इसीलिए मैं उस बेचैनी को दूर करने के लिए अपने सीट से उठकर डिब्बे के दूसरे छोर तक गया, पर वहाँ भी सीटें खाली थी। लेकिन जब मैं वापस अपनी सीट की ओर लौटने लगा तो मुझे अपने पीछे से किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। कदमों की वो आवाज़ धीमी और ठहराव भरी थी, लेकिन जब मैंने पलटकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था, जो कि मुझे अजीब लगा। लेकिन सबसे अजीब चीज़ तो वो थी जब मैं वापस अपने सीट पर पहुंचा, क्योंकि जब मैं वहां वापस गया तो मैंने देखा कि वो बूढ़ी औरत भी वहां नहीं है, यानी कि वो औरत अपनी सीट से गायब थी। मैंने पूरे डिब्बे में नजरें दौड़ाई, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। तभी अचानक बल्ब की पीली रोशनी झपकने लगी, जो कि धीरे धीरे और भी तेज होती जा रही थी। मुझे ऐसा लगा जैसे उस लाइट की रोशनी के साथ हर आवाज तेज होकर मेरे कानों में गूंज रही है। उसी दौरान मेरी नज़र खिड़की से बाहर गई, जहां मैंने देखा जैसे कोई परछाई ट्रेन के साथ ही चल रही है। उसे देखकर मैं अपने सीट पर बैठा, डर और घबराहट से कांप रहा था। तभी ट्रेन ने एक जोर का झटका खाया और डिब्बे में रोशनी पूरी तरह से चली गई। अब चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था और उस अंधेरे में मुझे अपने दिल की धड़कनें भी सुनाई दे रही थी। उस समय मैं बस अगला स्टेशन आने का इंतजार कर रहा था। डिब्बे की हर आवाज़ मुझे अब असामान्य लगने लगी थी। पटरी पर गाड़ी का थरथराना, बल्ब का धीमे धीमे झपकना और सीटों के नीचे से आती एक अजीब सी सरसराहट दिल में डर का ऐसा तूफान ला रही थी कि हर पल लग रहा था
जैसे कोई मेरे पास खड़ा है। उस माहौल में आखिरकार ट्रेन धीमी होने लगी और प्लेटफॉर्म आते ही मैं जल्दी से उठकर बाहर निकल गया। हालांकि ये सब जब मैंने अपने चाचा जी को बताया तब उन्होंने मेरी नज़र उतारने में देर नहीं लगाई। लेकिन आज भी उस बूढ़ी औरत की गहरी आंखें और प्लेटफॉर्म पर दिखी वो परछाई मेरी यादों में ताज़ा है। कभी कभी मैं इस बात को लेकर सोच में पड़ जाता हूँ कि वो सब कोई भ्रम था या कुछ और। लेकिन एक बात तो साफ है, उस रात मैंने जो अनुभव किया वो मेरी जिंदगी का सबसे डरावना सफर था। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि राजीव जी के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।